स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है भुवन झा। स्टडी IQ की तरफ से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूँ। साथ में मैं जनरल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और आज इस क्लास से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज, एक नया पहल, एक नया मुहिम, ताकि आपके प्रिपरेशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक किताब जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के लव्स पर रहता है, GC लियोंग, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक रिकमेंडेड किताब माना जाता है। तो इस सीरीज में हम GC लियोंग का पूरा किताब चैप्टर बाय चैप्टर, सबसेक्शन बाय सबसेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यह रिकमेंडेड रीडिंग माना जाता है, इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। काफी स्टूडेंट्स ये कहेंगे आपको कि GC लियोंग का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इसीलिए इस सीरीज में GC लियोंग के अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सरल भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपका पूरा सहयोग रहेगा इस नए सीरीज ऑफ GC लियोंग ज्योग्राफी क्लासेस, ब्रॉट टू यू बाय स्टडी IQ अंडर माय ट्यूटलेज भुवन झा। शुरुआत करने से पहले मेरा बस आपसे एक छोटा सा दरखास्त रहेगा, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बतला दूं कि आज स्टडी IQ का मेगा फेस्टिवल सेल अब बस कुछ ही घंटों में बंद होने वाला है। सो अगर आप 2025 के स्टूडेंट हैं तो हमारे फास्ट ट्रैक बैच के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पुख्ता प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे स्टडी IQ के वेबसाइट। जो फास्ट ट्रैक बैच है उसमें हमारा पूरा फोकस है कि आप GS का सिलेबस एक एफिशिएंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करें, ताकि आप अपना सक्सेस का चांसेस इन प्रीलिम्स 2025 जो 25 मई 2025 को है उसमें आप मैक्सिमाइज कर सकें। तो अभी जाएं स्टडी IQ के वेबसाइट और साइन अप करने के लिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, यूज करिए कोड BALIVE, BA लाइव कोड। इससे मिलेगा आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट, प्लस आप सीधा जुड़ सकेंगे हमारे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लासेस में। सिमिलरली 2026 के स्टूडेंट्स भी इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। आप भी जाएं स्टडी IQ के वेबसाइट और देखें कि आपके लिए 2026 के स्टूडेंट्स के लिए कितने साइंटिफिक तरीके से यह कोर्स डिजाइन किया गया है, जहां पे सबसे पहले आपके बेसिक्स पे हम काम करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पे हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग इंक्लूडेड है, आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है, डेडिकेटेड मेंटरशिप इंक्लूडेड है, डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस होंगे। तो 2026 के स्टूडेंट्स, आप इस भरोसे से ना रहे कि हमारे पास बहुत समय है। देखिए फ्रेंड्स, समय का क्या है, बहुत जल्दी बीत जाता है। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे अपना प्रिपरेशन, एक एडवांटेज अपने आप को आप दे रहे हैं। तो स्टडी IQ के वेबसाइट जाएं, 2026 के बैचेस के साथ साइन अप कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस मेरे बैचेस के साथ सीधा जुड़ने के लिए आप यूज करेंगे कोड BALIVE। सिमिलरली इस डिस्कशन जो आज हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस डिस्कशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, वैल्यू एडेड मटेरियल, PDF, ये सारा कुछ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल बहुत ही क्रूशियल बनेगा आपके प्रिपरेशन में, स्पेशली जब हम वैल्यू एडेड मटेरियल की बात करते हैं। तो अगर आप 2025, 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन ऑफ GC लियोंग, और आज हम समझेंगे यूनिवर्स और अर्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम अपना सोलर सिस्टम का बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले है हमारा सन, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स हैं एक एक करके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। पर क्या सिर्फ इतना पढ़ के जाने से हमारा GC लियोंग का कवरेज या ज्योग्राफी का कवरेज हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि आपसे UPSC ये भी एक्सपेक्ट करता है कि इसके बाद पाए जाने वाले कुइपर बेल्ट, हीलियोपॉज और उल्ट क्लाउड के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन हो। तो इस डिस्कशन में हम मरकरी से लेके
हेलियोपॉज और ऊर्ट क्लाउड तक ये पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम अर्थ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिले के बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरकरी की तरफ। फ्रेंड्स, मरकरी जिसे हम समझते हैं द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के सबसे करीब है। और इसके चलते आप देखेंगे, क्योंकि ये सन के सबसे करीब है, इसका डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है। अब डायरनल रेंज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऐसा समझिए, डायरनल का मतलब होता है डे वर्सेस नाइट, दिन बनाम रात। तो हम क्या देखते हैं कि दिन में जितनी गर्मी होती है मरकरी में, रात में उतना ही ठंडा होता है। अब आखिरकार इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये तो है प्लैनेट, जैसा मैंने आपको बतलाया, ये हमारे सबसे करीब है सन के पास में, तो ये ठंडा कैसे हो रहा है? तो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। हम क्या देखते हैं? सबसे पहला, मरकरी के पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। अब ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? तो अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी का इनिशियल क्लासेस देखा होगा या थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको पता होगा कि एक टाइम पे सन का सोलर विंड्स चल के आ रहे थे अर्थ की तरफ, और ये मैं बात कर रहा हूं प्रोटो अर्थ की, यानी कि अर्थ जब नया नया बना था। तब हम क्या देखते हैं कि हमारे सन के साइड से जो हाई इंटेंसिटी सोलर विंड्स आ रहे हैं, ये हमारे अर्थ के प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, प्राइमोर्डियल अर्थात हमारा एंशिएंट के पहले, ओके, हमारा अर्थ जब बस नया नया बना था, तो ये सन के हार्श सोलर विंड्स हमारे अर्थ के प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, इसको उड़ा के ले जाते हैं, स्ट्रिप कर देते हैं। आखिरकार क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय अर्थ का कोई मैग्नेटिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं था, इसीलिए हमारा पहला एटमॉस्फेयर लॉस हो जाता है। अब समझते हैं मरकरी के साथ क्या हुआ है। पहला, मरकरी के साथ एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने भी लॉस ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि यह सन के सबसे करीब था। दूसरा, इसका डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाई क्यों है? क्योंकि इसका पीरियड ऑफ रोटेशन बहुत ही स्लो है। अब कोई चीज अगर धीरे धीरे रोटेट कर रही है, तो यानी कि एक फेस जो है मरकरी का, वो ज्यादा टाइम तक एक्सपोज रहता है सन की साइड। दूसरा फेस जो है, दूसरा साइड जो है मरकरी का, वो एक्सपोज नहीं रहता है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेस सीधा सीधा मरकरी या सन को फेस कर रहा है, उस पे बहुत गर्मी है, और जो फेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है सन का लाइट, वहां पे बहुत ठंडा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मरकरी हैज द हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द एंटायर सोलर सिस्टम। राइट, आप देखेंगे, ये जैसे मैं आपको बतला रहा था कि हमारा जो फेस ऑफ द सन है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा सन, तो इस पार्ट पे बहुत लाइट आ रहा है, यहां पे हीट बहुत ज्यादा है, इस पार्ट पे हीट बहुत कम है, क्योंकि ये पूरा डार्कनेस में है। इसीलिए हम कहते हैं मरकरी का डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। पर यह भी ध्यान रखिएगा कि मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन माय सोलर सिस्टम। जी नहीं, सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट का खिताब किसको जाता है? वो खिताब जाता है वीनस को। वीनस इज कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन माय सोलर सिस्टम। अब आखिरकार मुद्दा उठता है, क्यों, व्हाई? तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वीनस एटमॉस्फेयर ये बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बने रहने से, ज्यादा इसके कॉम्पोजिशन, कॉन्सेंट्रेशन हाई रहने से क्या फर्क पड़ता है? अर्थ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों? आज के टाइम हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी बस याद रखिए आप, कि हमारा जो अर्थ का, जो सन का इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ करेंगे इसको आने के लिए। पर यही सन का रेज एक बार जब अर्थ के सरफेस को हिट कर दिया और अब वापस स्पेस की तरफ जाना चाहता है, रिफ्लेक्टेड जिसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए है ओपेक, इसको नहीं जाने देगा। तो इसके चलते क्या होगा फ्रेंड्स? आपका इनकमिंग है पर आउटगोइंग नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा?
यही है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और सेम चीज हम देखते हैं वीनस के ऊपर, क्योंकि वो 99% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बना है, तो डेली बेसिस पे वहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट ट्रैप हो रहा है, हीट एस्केप नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते हम कहते हैं कि वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आप देखेंगे अगर वीनस का फोटो, तो आप देखेंगे काफी मोल्टेन स्टेट में है पूरा का पूरा वीनस। इट इज कंसिडर्ड एज अ सूप ऑफ मोल्टेन स्टेट मटेरियल। आखिरकार चीजें मोल्टेन स्टेट में क्यों है? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। क्लियर हुआ मामला? आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जो मैं आपको बतला रहा था कि इट कॉजेज द रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, इसके चलते हीट ट्रैप हो रहा है, इसके चलते डेली टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके चलते जो चीजें अब मोल्टेन स्टेट में हैं हमारे वीनस के ऊपर, वो किस कारण है? रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। जैसा देखिए, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हीट ट्रैप हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वीनस सरफेस मोल्टेन इन नेचर। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखेंगे वीनस को लेके कि इट रोटेट्स इन अ रेट्रोग्रेड मैनर। रेट्रोग्रेड मैनर मतलब क्या होता है? हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की साइड रोटेट करेगा। हाँ कि ना फ्रेंड्स? हमें पता है ना कि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, पर वीनस जो है वो उल्टा रोटेट करेगा, ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान रखिएगा, एक और प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो रेट्रोग्रेड तरीके से रोटेट करता है। अगर आप बतलाना चाहें तो मुझे चैट पे जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं मार्स की तरफ, जिसको लेके काफी सारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद ह्यूमैनिटी वहां जाएगा, पहुंचेगा, एक बेस बनाएगा। तो पहले हम मार्स को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। क्यों कहते हैं? अब समझिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में अगर लाल कलर है ना, तो सीधा का सीधा इंटरप्रिटेशन है आयरन के साथ। तो आप क्या देखेंगे, यहां पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, इसके चलते एक रेडिश ह्यू आता है, उसको रेडिश कलरेशन होता है उसका, राइट? अब आप लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ माय सोलर सिस्टम ओलिम्पस मॉन्स नाम से है ये पाया जाता है मार्स के ऊपर। सिमिलरली लार्जेस्ट कैनियन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब कैनियन क्या होता है फ्रेंड्स? समझिए, कैनियन इज लाइक अ स्टीप एलिवेशन। ओके, आप देखते हैं फॉर एग्जांपल किंग्स कैनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहां पे वो कोलोराडो रिवर के चलते बनता है। तो एक स्टीप एलिवेशन है, नीचे में समतल रहेगा, ऊपर में बहुत हाइट रहेगा, एकदम वर्टिकल वॉल्स रहते हैं कैनियन के, कुछ इस तरीके से। तो ये देखते हैं हम, द लार्जेस्ट कैनियन ऑफ माय सोलर सिस्टम, ये फॉर्म होता है मार्स के ऊपर, जिसका नाम है वैलिस मैरिनेरिस। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये ना सिर्फ यूपीएससी पर स्टेट सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी क्रिटिकल होता है। सिमिलरली हम कहते हैं कि मार्स पे पोटेंशियल ऑफ लाइफ है। आखिरकार क्यों, किस बेसिस पे कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारा जो रेड प्लैनेट है मार्स है, इसके पोलर एरियाज यानी कि इन एरियाज में हमें आइस कैप्स मिलते हैं। अब अगर आइस कैप्स है मतलब पानी है, और अगर पानी होगा मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होगा ना फ्रेंड्स, लाइफ एग्जिस्ट तो कर रही होगी अगर पानी है। याद करिए वो क्षण अर्थ के एवोल्यूशन में जब हमारा पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ हुआ था, पहला लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे आया था, हम कहते हैं वो था सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, या तीसरा नाम है सी सॉडस्ट। वो भी बना था हमारे ओशंस में, पानी में। तो आप समझ सकते हैं कि पानी इन इटसेल्फ एक्ट्स लाइक अ सबस्ट्रेटम फॉर लाइफ, विच इज वाई हम कहते हैं कि अच्छा क्योंकि यहां पे लाइफ है मतलब क्योंकि आइस कैप्स है तो लाइफ होगा। और एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मार्स के ऊपर आपको वीक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मिलता है, जैसे वीनस पे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग या रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा थे। सिमिलरली मार्स पे हम देखते हैं कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है कम, पर मीथेन का सीजनल एमिशन होता है। और मीथेन जो है ना फ्रेंड्स, एक बहुत ही वीक ग्रीन हाउस गैस है। वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करेगा और ना ही उतने टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा, बहुत जल्दी डिसिपेट कर जाता है, 10-12 सालों में खत्म हो जाता है। विच इज वाई वी से कि यहां पे ये जो सीजनल एमिशन हो रहा है मीथेन का, इससे हम कहते हैं कि अच्छा शायद कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हो रही होगी। और इसीलिए फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ह्यूमैनिटी एक तरीके से मार्स की तरफ देखे पड़ा है एज अ सेकेंड बेस आफ्टर अर्थ। बड़ा लॉजिकल है क्योंकि आइस कैप्स है, प्लस शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे।
जब हमारा मार्स क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं जुपिटर की तरफ। अर्थ तो हम एनीवेज डिटेल में स्टडी करेंगे, तो उसको मैंने अभी के लिए इग्नोर कर दिया है। जुपिटर को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन माय सोलर सिस्टम। जोवियन प्लैनेट्स के नाम से हम जानते हैं। आउटर प्लैनेट्स, इनके पास रॉक्स नहीं है, टेरेस्ट्रियल लैंडफॉर्म नहीं है। यहाँ पे जो है वो है पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा का पूरा गैसेस का बना है। और अगर आप कभी जुपिटर का फोटो देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे एक तरीके से 3 लेयर्स में हमारा जुपिटर बटा हुआ है। देयर आर 3 लेयर्स देयर, डिफरेंट कलर्स के बैंडिंग दिखेगा आपको। तो आखिरकार क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह का कलर है जुपिटर का? सबसे पहले देखिए, इट कंटेन्स द ग्रेट रेड स्पॉट। जानते हैं ये ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? एक तरीके से जुपिटर के चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल, उसी तरह का दिखेगा ये आपको। आप अगर गूगल करेंगे आपको दिख भी जाएगा वो फोटो। तो ये ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? एक मेगा स्टॉर्म है फ्रेंड्स। ऐसा समझिए जुपिटर जो पूरा का पूरा गैस का बना है, और आप देखते हैं ये बहुत जल्दी रोटेट करता है। जैसे हम देखे थे मरकरी बहुत स्लोली रोटेट कर रहा था, जुपिटर बहुत जल्दी रोटेट करता है, और इसमें सिर्फ गैसेस है। तो क्या होता है, आपके गैसेस अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। अपना वाला गैस अपना ही साथी ढूंढेगा, दूसरा गैस उसका अपना साथी ढूंढता है। तो ये जो अरेंजमेंट हो गया ना गैसेस का, उसको हम कहते हैं बैंडिंग। और उस बैंडिंग के चलते हमें जुपिटर पे अलग अलग लेयर्स दिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नोट्स आपके लिए बनाए हैं, जुपिटर इज अ गैसियस प्लैनेट, और आप देखते हैं इसमें 3 मेजर गैसेस हैं, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड और वाटर वेपर। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये बहुत जल्दी रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग वेरी वेरी फास्ट। इनफैक्ट यू विल सी, जैसे अर्थ 24 घंटे में एक बार रोटेट करता है, जुपिटर जो है वो 10 घंटे में एक बार रोटेट करेगा। तो सोचिए, सिर्फ गैस है, जल्दी रोटेट कर रहा है, गैसेस अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, और इस रीअरेंजमेंट के चलते जुपिटर का जो एक बैंडिंग वाला फॉर्मेशन होता है वो दिखता है। वही हमने लिखा है कि इसके चलते डिफरेंट लेयर्स आपस में रीअरेंज करेंगे, जिसे हम कहते हैं बैंडिंग। और क्योंकि अब गैसेस अपने आप को रीअरेंज कर लिए हैं और स्पीड में घूम रहे हैं, सोचिए जैसे जुपिटर घूम रहा है उसके साथ साथ गैसेस भी घूम रही होंगी। तो इसीलिए जुपिटर पे मेगा स्टॉर्म्स बहुत होते हैं फ्रेंड्स। लंबे समय तक ये मेगा स्टॉर्म्स चलते रहेंगे, और उन्हीं में से एक मेजर मेगा स्टॉर्म है द ग्रेट रेड स्पॉट, जिसे मैंने कहा एक जुपिटर के चेहरे पे एक पिंपल जैसा दिखता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, दैट माय ग्रेट रेड स्पॉट इज नथिंग बट अ मेगा स्टॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर, ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर। अच्छा, हमें मून्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे जुपिटर के काफी इंपॉर्टेंट मून्स हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? गैनीमाइड, जो लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। सेकेंड लार्जेस्ट मून है टाइटन, जो बाय द वे जुपिटर का नहीं है। ओके, देन यू हैव कैलिस्टो, लो एंड यूरोपा। ठीक है, ये 4 नाम याद रखेंगे, गैनीमाइड, कैलिस्टो, लो एंड यूरोपा। ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे मून्स हैं जुपिटर प्लैनेट के। इनमें से सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम का गैनीमाइड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अब सैटर्न की तरफ। ओके, अब आप देखेंगे सैटर्न को स्टडी करने के लिए ह्यूमैनिटी काफी सालों से प्रयास कर रहा है। इनफैक्ट एक मेजर मिशन, द कैसिनी-हुयगेन्स मिशन, ओके, ये पूरा का पूरा सैटर्न का रिंग्स को स्टडी करने गए थे, सैटर्न को देखने गए थे। तो आप देखते हैं ये कैसिनी स्पेस मिशन किसका था फ्रेंड्स? इट वाज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। ओके, आप देखेंगे हमारे सैटर्न में करीब करीब 145 प्लस मून्स हैं। सबसे ज्यादा मून्स हमारे सैटर्न के हैं, और उनमें से सबसे बड़ा मून जो है उसका नाम है टाइटन, जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। गैनीमाइड सबसे लार्जेस्ट था, सेकेंड लार्जेस्ट है टाइटन विच बिलोंग्स टू सैटर्न। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे सैटर्न के पास रिंग्स होते हैं। अब ये रिंग्स हैं क्या फ्रेंड्स? आप जानते हैं जब अर्थ का भी फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो काफी रिसर्चर्स कहते हैं कि अर्थ के भी रिंग्स थे। क्या, कहां से बने ये रिंग्स? तो एक थ्योरी है कि अर्थ का कोलिजन हुआ एक दूसरे अर्थ लाइक बॉडी से जिसका नाम है थिया, और उस थिया के कोलिजन के चलते हमारा मून बना। साथ में कुछ सालों तक, और कुछ सालों का मतलब कुछ मिलियन ईयर्स तक हमारे पास रिंग्स थे, और इवेंचुअली वो सारे जो रिंग्स में जो हमारा आइस रहा, डस्ट रहा, वो सारा कुछ या तो मून से जाके मिल गया या अर्थ में वापस गिर गया। सिमिलरली सैटर्न के पास भी रिंग्स है। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसमें रिंग्स में डस्ट है, गैस है, आइस है और रॉक्स है। और सैटर्न का
सबसे कम घनत्व है पूरे प्लैनेट्स में, द लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल। यहां तक कहा जाता है कि अगर मैं सैटर्न को एक पानी के बोल में रख दूं तो वो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। ऑब्वियसली क्योंकि लेस डेंस है मतलब फ्लोट करेगा, जो ज्यादा डेंस होता है वो अंदर डूब जाता है ना। तो दैट इज व्हाट इज सेड कि सैटर्न हैज द लीस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ओके, इट विल फ्लोट ओवर वाटर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूरेनस को। अब यूरेनस का अगर आप कलर देखेंगे, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर। आखिरकार क्यों? तो फ्रेंड्स ऐसा समझिए कि जो कलर है किसी प्लैनेट का वो डिपेंड करता है कि किस तरह का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हम देख पा रहे हैं और वही हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो यूरेनस के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पास बहुत सारा मीथेन गैस है। अब मीथेन क्या करेगा, ये रेड लाइट ऑब्जर्व कर लेता है सन के साथ, पर ये रिफ्लेक्ट करता है ब्लू ग्रीन लाइट, और इसीलिए हमें ब्लू ग्रीन ये ऑब्जर्व होता है। तो एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, व्हाई इज यूरेनस ब्लू या ब्लू ग्रीन इन कलर, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग द ब्लू ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। सिमिलरली आप देखेंगे इट ऑल्सो हैज रिंग्स अराउंड इट। ओके, पर यह बना हुआ है डार्क पार्टिकल्स का। अब आप कहेंगे सर डार्क पार्टिकल्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि दो चीजें निकली थी। एक है बैरियॉन्स। बैरियॉन्स क्या होता है? जो हम देख सकते हैं हमारे यूनिवर्स में, चाहे हमारा प्लैनेट हो चाहे स्टार हो, वो सारे बैरियॉन्स के बने हैं। और एक होता है डार्क मैटर, जो कि पूरे यूनिवर्स में 85% तक ज्यादा फैला हुआ है। हमारे यूनिवर्स का 85% है वो पूरा डार्क मैटर का बना है, 15% बना है बैरियॉन्स का। और यही डार्क मैटर हम अज्यूम करते हैं कि ये यूरेनस के आसपास रिंग्स बनाता है। ओके, इसके चलते रिसर्च अभी भी चल रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे वीनस हॉटेस्ट था, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट। पर इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आई एक्सपेक्ट यू कि ये आंसर आप हमको बताइए नीचे चैट पे। ओके, एंड आई विल ऑब्वियसली डिस्कस द राइट आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, बट आई वांट यू टू अप्लाई योर ब्रेन्स। ओके, थोड़ा सा सोचिए कि यूरेनस सबसे दूर तो नहीं है पर सबसे ठंडा है। आखिरकार क्यों? क्या उसका कुछ टिल्ट से लेना देना है? थोड़ा देखिएगा, तो देख के मुझे चैट पे बताइएगा। ओके, यूरेनस के बाद बढ़ चलते हैं और देखते हैं नेपट्यून को। नेपट्यून जो एक तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, और इसमें देखते हैं मीथेन भी है। तो वही सेम चीज, इट विल अब्सॉर्ब रेड लाइट, रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट, जिसके चलते नेपट्यून ब्लू दिखता है हमें। ओके, आप देखेंगे इसके पास है ग्रेट डार्क स्पॉट। जैसे ग्रेट रेड स्पॉट था हमारे जुपिटर के ऊपर, वैसे ही नेपट्यून के पास है द ग्रेट डार्क स्पॉट। अब आखिरकार क्या है? ग्रेट डार्क स्पॉट है क्या? सेम चीज जो हमारा जुपिटर पे था फ्रेंड्स, एक मेगा स्टॉर्म है। भूलिएगा मत कि हमारा यूरेनस, हमारा जुपिटर, हमारा नेपट्यून, ये हैं आउटर प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स, गैशियस प्लैनेट्स। इनके पास हैं गैसेस, और इसीलिए यहां पे मेगा स्टॉर्म्स सबसे ज्यादा होती है। ओके, अच्छा, इसका लार्जेस्ट मून का नाम है ट्राइटॉन। ओके, ध्यान रखिएगा, टाइटन, ट्राइटॉन और गैनीमीड, ये अलग अलग प्लैनेट्स के मून्स हैं। यहां पे आपको एक सवाल बन सकता है आपके प्रीलिम्स में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं और अब हम देखते हैं कि मैंने प्लूटो के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। आखिरकार क्यों? तो फ्रेंड्स ऐसा समझिए कि प्लूटो जो है, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं यहां पे, लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सन की साइड से आ रहे हैं और हम यहां तक पहुंचे हैं। अब क्या है फ्रेंड्स, इस एरिया में बिटवीन नेपट्यून एंड माई हीलियोपॉज, अभी मैं बताऊंगा हीलियोपॉज क्या है। यहां पे क्या हम देखते हैं, क्योंकि अब ये सन से काफी दूर है, तो यहां पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटिज्मल्स मिलते हैं। प्लैनेटिज्मल्स मतलब प्लैनेट जैसे दिखने वाले बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटिज्मल्स दिखते हैं, और वो आइसी इन नेचर है क्योंकि ठंड है, सन से बहुत दूर है। उनमें से एक प्लूटो भी है। तो अब सवाल उठता है कि प्लूटो में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं उसे एक पर्टिकुलर प्लैनेट घोषित करूं, क्योंकि अगर मैं प्लूटो को ले रहा हूं तो यहां पे जितने सारे हैं उन सबको मुझे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्राइटेरिया क्या है फॉर अ प्लैनेट? ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, ठीक है, यह है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया है एक किसी प्लैनेट को घोषित करने के लिए। क्या है वो क्राइटेरिया?
पहला क्राइटेरिया है कि वो सन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में रहना चाहिए। प्लूटो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्राइटेरिया है इट शुड हैव सफिशिएंट सेल्फ ग्रेविटी, मतलब एक पर्टिकुलर मास का हो, है कि नहीं? ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ मास, है कि नहीं फ्रेंड्स? मुझे बताइए, F इक्वल्स टू mg हम कहते हैं ना, तो यानी कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर मेरे प्लैनेट के पास मास होगा तो उसका अपना ग्रेविटी होगा। प्लूटो इस क्राइटेरिया को भी स्टैब्लिश करता है, नो प्रॉब्लम। पर हम देखते हैं कि थर्ड क्राइटेरिया जो है, इट शुड हैव क्लियर्ड इट्स नेबरहुड, मतलब इसके ऑर्बिट में, इसके आसपास इसका वर्चस्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अर्थ जो था वो थिया से टकराया, थिया खत्म हो गया, अर्थ बचा रह गया। सो दैट वाज अर्थ क्लियरिंग इट्स नेबरहुड, अर्थ ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। सिमिलरली प्लूटो को भी अपना वर्चस्व स्थापित करना था, पर हम देखते हैं वहां प्लूटो के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो वही सवाल उठता है कि प्लूटो ही क्यों स्पेशल है? इसीलिए प्लूटो को डिमोट कर दिया गया और उसे घोषित कर दिया गया एक ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्लियर हुआ दोस्तों? अब आगे बढ़ चलते हैं और अब हम देखते हैं कुइपर बेल्ट और हीलियोपॉज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं इस एरिया को। ओके, कुइपर बेल्ट क्या है फ्रेंड्स? इसे हम कहते हैं द ट्रांस नेप्टूनियन एरिया। ट्रांस नेप्टूनियन मतलब नेपट्यून के बाद वाला एरिया। तो जैसा मैं आपको भी बता रहा था कि इस एरिया में बहुत सारे छोटे बड़े प्लैनेटिज्मल्स हैं। याद रखिएगा, ये है टर्म प्लैनेटिज्मल्स, मतलब प्लैनेट जैसे दिखते हैं। तो कुइपर बेल्ट इज नोन फॉर दिस ओनली। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, कुइपर बेल्ट इज अ ट्रांस नेप्टूनियन, मतलब आफ्टर नेपट्यून आईसी ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन दिस बेल्ट। सीधा प्लूटो जैसे आईसी ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये एक्सटेंड करता है हीलियोपॉज तक। और यहां पे हम देखते हैं कि कुइपर बेल्ट में बहुत सारे बॉडीज हैं, पर इन बॉडीज का मास नहीं है फ्रेंड्स। और इसीलिए कुइपर बेल्ट में रहने वाले बॉडीज को हम एक तरीके से प्लैनेट नहीं मानते, क्योंकि मास नहीं है मतलब ग्रेविटी नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये रहा कुइपर बेल्ट। यहां पे बहुत सारे छोटे बड़े हमारे प्लैनेटिज्मल बॉडीज हैं जो यहां पे प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं हीलियोपॉज। व्हाट इज माय हीलियोपॉज? फ्रेंड्स, हीलियो का अर्थ होता है सन। ग्रीस में या ग्रीक मिथोलॉजी में हीलियोस जो है ना, इट इज कंसिडर्ड एज द सन गॉड। तो हीलियोपॉज क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। ओके, लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। हमारा सन जो है, एक तरीके से उसका रेंज ऑफ इंफ्लुएंस यहां पे जाके खत्म हो जाता है एट हीलियोपॉज। ठीक है, एट हीलियोपॉज हमारा सन का रेंज ऑफ इंफ्लुएंस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और स्टार है। अब हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारा सोलर सिस्टम के पास में सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम है प्रोक्सिमा सेंटाउरी या अल्फा सेंटाउरी स्टार सिस्टम जिसे कहते हैं। ये रहा हमारा अल्फा सेंटाउरी। तो आप देखते हैं इसका जो रेंज ऑफ इंफ्लुएंस है वो यहां तक है, सन का यहां तक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये बन गया हमारा हीलियोपॉज। ऐसा समझिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, एक बाउंड्री होती है ना। सिमिलरली मेरा सन भी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसका बाउंड्री कहां तक है? हीलियोपॉज तक। उसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारा अल्फा सेंटाउरी या प्रोक्सिमा सेंटाउरी स्टार सिस्टम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियोपॉज। हमारा सन का बाउंड्री या रेंज ऑफ इंफ्लुएंस कहां तक है। अब चलिए नोट्स देखा जाए। सो हीलियोपॉज इज द रीजन सराउंडिंग द सोलर सिस्टम वेयर प्रेशर फ्रॉम आउटगोइंग सोलर विंड्स, यानी कि सन का जो इंफ्लुएंस है, इट इज बैलेंस्ड बाय द नेक्स्ट स्टार सिस्टम, द अल्फा सेंटाउरी स्टार सिस्टम। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि नेपट्यून खत्म हुआ, उसके बाद कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट के बाद हीलियोपॉज, और हीलियोपॉज के बाद आता है ओर्ट क्लाउड। चलिए ओर्ट क्लाउड पहले आपको फोटो दिखाते हैं कैसा दिखता है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे, अगर आप लोग के स्क्रीन पे क्लियरली आ रहा हो, ये एरिया देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक हेजी सा एरिया लग रहा है, बहुत सारा धुआं है यहां पे। इसी को कहते हैं ओर्ट क्लाउड। ये एक डच साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने ये तक कहा कि ओर्ट क्लाउड ही वो एरिया है जहां से हमारे कॉमेट्स आते हैं। ओके, उनका यही कहना था। जैन ओर्ट नाम था उनका। उन्होंने कहा कि ओर्ट क्लाउड ही वो एरिया है जहां से हमारे कॉमेट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हेलीज कॉमेट हर 75-76 ईयर्स में हमें दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू जैन ओर्ट वो कहां से आ रहा था?
ओर्ट क्लाउड से। चलिए फ्रेंड्स देखा जाए तो ओर्ट क्लाउड क्या है? अ ज्वाइंट स्वार्म ऑफ गैस दैट सराउंड्स द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द है फ्रेंड्स। ओके, अगर ये मेरा सोलर सिस्टम है तो ये रहा मेरा ओर्ट क्लाउड, हीलियोपॉज के ठीक बाद। ओके, इट इज एस्टिमेटेड टू कंटेन मेनी स्मॉल आईसी प्लैनेटिज्मल्स, जैसा कि मैंने कुइपर बेल्ट में कहा। और यहां पे थ्योराइज था दिस पर्सन जैन ओर्ट, इन्होंने जाके खोजा था ओर्ट क्लाउड के बारे में और इन्होंने कहा कि इस एरिया से कॉमेट्स आते हैं। क्लियर हुआ मामला फ्रेंड्स? तो हमने इस लेक्चर में मरकरी से लेके ओर्ट क्लाउड तक का ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट किया है। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द जीसी लियोंग सीरीज। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। राइट, अगले क्लास में हम लोग अर्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और उसके बाद लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम जोन्स, ये कैसे एस्टैब्लिश होता है, ये सब कुछ देखेंगे। अगर आप जीसी लियोंग किताब के साथ इस लेक्चर को देख रहे हैं, सो आप अभी फर्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 यूनिवर्स और अर्थ को रेफर कर सकते हैं आफ्टर लुकिंग एट दिस लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाइए, या दूसरा स्टडी आईक्यू का 1000 एमसीक्यू सीरीज, जहां पे 5 सब्जेक्ट्स का ये सीरीज है, पर किताब 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारा आपके लिए पब्लिश्ड मटेरियल है, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा फिजिकल फॉर्मेट में। और मंगवाने के लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे यूज करिए कोड BALIVE। जाने से पहले इतना बतला दूं दोस्तों कि अगर आप 2025 या 2026 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना दें, पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी ध्यान दें, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका दोनों चीज चेक होता है, कितना ज्ञान है और क्या आप उस ज्ञान को क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो स्किल है ना क्वेश्चन सॉल्विंग, ये टाइम लगता है डेवलप करने में। इसीलिए किसी भी सीरियस कैंडिडेट से मेरा एक दरखास्त रहेगा, प्लीज गेट होल्ड ऑफ दिस बुक सीरीज, स्टडी आईक्यू का 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, आप BA लाइव कोड लगा के ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग को इस सीरीज के साथ जरूर करने का प्रयत्न करें। ओके, चलिए जाने से पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं इस डिस्कशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, वैल्यू एडेड मटेरियल आपके लिए अपलोड कर दूंगा। कोई डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आई, ठीक है, आप प्लीज मुझे जरूर बताएं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये स्कैन करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इन केस आप हमारे 2025, 2026 या 2027 के बैचेस के साथ जुड़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस के साथ जुड़ रहे हैं, किताब ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, जरूर प्लीज अप्लाई द कोड BALIVE। ये कोड ही है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा और आप सीधा जुड़ेंगे मेरे साथ मेरे क्लास में। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा, प्लीज डू लेट मी नो योर फीडबैक। वी विल कंटिन्यू द सीरीज अकॉर्डिंगली एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज एक्सेप्ट द बेस्ट विशेज फ्रॉम भुवन झा फ्रॉम स्टडी आईक्यू। बाय। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।